गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर तक हमने रबड़ का डिस्कस किया, पॉलीमर का डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं प्राकृतिक रबर का, प्राकृतिक रबर यानी कि नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के बाद हम पढ़ेंगे सारे के सारे आर्टिफिशियल रबर जिसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो अपने पास सबसे पहले जो आता है वो प्राकृतिक रबर आता है। तो प्राकृतिक रबर को हम कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, प्राकृतिक रबर को हम रबर के पेड़ यानी कि रबर के ट्री ऑफ रबर से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यानी रबर के पेड़ से हम इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। और इंडिया के अंदर जो रबर के पेड़ जो होते हैं वो कौन से होते हैं? हेविया ब्रेसिकियस एंड गाटापार्चा। हेविया ब्रेसिकियस एंड गाटापार्चा। हेविया ब्रेसिकियस एंड गाटापार्चा अपने पास रबड़ के जो इंडिया में जो रबड़ के पेड़ होते हैं उनसे क्या प्राप्त किया जाता है? रबर प्राप्त किया जाता है। कौन सा? नेचुरल रबर। कैसे प्राप्त करते हैं? अपने पास जो रबर का पेड़ है, ये रबर का पेड़, इस रबर के पेड़ के ऊपर सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक तिरछा कट लगाते हैं। यानी कि कहने का मतलब मैं कह दूं कि इसकी ब्रांच के ऊपर या इसकी स्टिम पर यानी कि इसकी शाखाओं पर या तने पर क्या लगाते हैं? एक तिरछा कट लगाते हैं। जैसे ही इसके ऊपर एक तिरछा कट लगाएंगे, इससे सफ़ेद यानी कि वाइट हाफ लिक्विड जिसको हम अर्ध सॉलिड बोल सकते हैं, एक पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम कहते हैं लेटेक्स, जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं क्षीर। यानी कि दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स। जैसे आपने गांव में देखा होगा, आक को जब हम तोड़ते हैं, आक जानते हो ना, आक, उसको जब हम तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद उसमें सफ़ेद दूध जैसा एक पदार्थ बाहर निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्षीर यानी कि लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। तो इस लेटेक्स को हम क्या कर लेते हैं? इकट्ठा कर लेते हैं। हमने इस लेटेक्स को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। तो इस लेटेक्स को इकट्ठा करने के बाद इसमें क्या किया जाता है? डाइल्यूशन किया जाता है इसमें। यानी कि लेटेक्स के अंदर क्या मिला दिया जाता है? H2O मिला दिया जाता है। यानी कि डाइल्यूट हमने कर लिया इसको। और फिर इसके अंदर 1% एसिटिक एसिड मिक्स किया जाता है, CH3COOH मिक्स किया जाता है, जिससे अपने पास रबर के जितने भी कोलाइडी पार्टिकल्स बनेंगे, वो कहाँ बैठ जाएंगे? पेंदे में बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? पेंदे में बैठ जाएंगे। और पेंदे में बैठने के बाद ऊपर से पानी को क्या कर लिया जाता है? हटा लिया जाता है, जिससे अपने को जो रबड़ प्राप्त होगा उसको हम क्या कहेंगे? कैप रबड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप रबर कहेंगे। और ये जो रबर होगा इसके अंदर इलास्टिक नेचर बहुत कम होगा और इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा? बहुत कम होगा। रेजिस्टेंस का मतलब ये जो है वो फोर्स को नहीं सहन कर पाएगा। फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और इलास्टिक नेचर भी क्या होगा? कम। ऐसे खींचेंगे तो वो इलास्टिक नेचर ना शो करने की बजाय क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसमें इलास्टिक नेचर क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको फिर वल्कीकरण करते हैं। क्या करते हैं? वल्कीकरण करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, प्राकृतिक जो रबर है यानी कि नेचुरल रबर जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ट्री ऑफ रबर से, यानी कि रबर के पेड़ से हम इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। इंडिया के अंदर जो रबर के पेड़ होते हैं वो कौन से होते हैं? हेविया ब्रेसिकियस, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? गट्टापार्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गट्टापार्चा। दो तरीके के इंडिया में क्या पाए जाते हैं? रबर के पेड़ पाए जाते हैं। इन रबर के पेड़ को क्या करते हैं? हम तिरछा कट लगाते हैं। जब इसको तिरछा कट लगाया जाता है तो जैसे आँख में से एक सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है, वैसा ही इसमें सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ बाहर निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स यानी क्षीर कहते हैं। इस लेटेक्स को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं और इसको डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं? इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद ये क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट करने के बाद इसके अंदर, डाइल्यूट हमने क्यों किया? इसको डाइल्यूट करने का यही कारण है, इस लेटेक्स को क्या किया जाता है? पतला किया जाता है। क्या किया जाता है? पतला। कहने का मतलब लेटेक्स की कंसंट्रेंसी विलियन में क्या की जाती है? कम की जाती है। तो जब इसमें हमने 1% एसिटिक एसिड मिलाते हैं तो अपने पास रबड़ के जितने भी कोलाइडी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कोलाइडी पार्टिकल जो हैं वो इस पोर्ट के कहाँ जाते हैं? पेंदे में बैठ जाते हैं। और जब पेंदे में बैठे हुए जो रबड़ जो होगा, जो रबड़ के कोलाइडी पार्टिकल्स होंगे, उस रबड़ को हम क्या कहेंगे? केप रबर कहेंगे। क्या कहेंगे? केप रबर कहेंगे। और ये जो अपने को रबर जो प्राप्त हुआ है उसकी प्रतिरोधक क्षमता, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो प्रतिरोधक क्षमता और इसकी प्रत्यास्थता यानी इलास्टिक जो नेचर है वो क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसकी रेजिस्टेंस का हम ये कह सकते हैं
कि जब हम इसके ऊपर चोट मारेंगे तो चोट को सहन नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें इलास्टिक नेचर का मतलब जब हम इसको खींचते हैं तो ये अपने पास एक प्रकार से बंधेगा नहीं, ऐसे हल्का सा फोर्स लगाते ही क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कहने का मतलब न तो इसमें इलास्टिक नेचर होगा, बहुत ही कम होगा, इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इनका रेजिस्टेंस और इलास्टिक नेचर इसमें बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वल्कनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, वल्कनीकरण, जो चार्ल्स गुडईयर ने किया था। तो सबसे पहले देखो अपने पास जो प्राकृतिक रबर प्राप्त हुआ, अब अपना जो कैप रबर अपने को प्राप्त हुआ है, यानी कि कहने का मतलब जो अपने पास नेचुरल रबर जो आया है, अगर अपने से उसका फॉर्मूला पूछा जाए, यानी कि उसका केमिकल कंपोनेंट्स पूछा जाए, यानी कि उसका संगठन पूछा जाए कि हम उसका फॉर्मूला क्या लिखें, तो अपने पास जो नेचुरल रबर जो है उसका अपने पास केमिकल जो फॉर्मूला आता है वो आता है C5H8 और आगे मैंने क्या लगाया है, N लगाया है। इसका मतलब C5H8 बार बार क्या होने वाला है, अपने पास रिपीट होने वाला है। या फिर मैं ये कह दूं कि इसकी मोनोमर यूनिट अपने से पूछें, क्या पूछें, मोनोमर यूनिट अगर पूछें तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, आइसोप्रीन होती है। आइसो क्या होती है, आइसोप्रीन। तो आइसोप्रीन इसकी क्या होती है, मोनोमर यूनिट होती है। तो मोनोमर यूनिट से अगर हम पॉलीमर बनाते हैं तो हम उसके आगे क्या लगा देते हैं, पॉली लगा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा, पॉली आइसोप्रीन। तो पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक रबर कहते हैं। तो अपने पास कोई पूछे कि प्राकृतिक रबर को हम क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन कहेंगे। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, आइसोप्रीन है। क्या है, आइसोप्रीन। और मोनोमर यूनिट का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, C5H8। और पॉलीमर का फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके आगे क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। यानी ऐसी N यूनिट बार बार क्या होकर आती हैं, रिपीट होकर आती हैं। तो यहाँ पर जो अपने पास आइसोप्रीन का जो फॉर्मूला आएगा वो इस प्रकार से आएगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये अपना क्या हुआ, आइसोप्रीन। क्या हुआ, आइसोप्रीन। तो यहाँ पर अपने पास कार्बन 1 2 3 और 1 4 और 1 5 कार्बन यानी C5, हाइड्रोजन 3 2 5 6 और 2 8 यानी कि H8, C5H8। ये अपने पास क्या आई, आइसोप्रीन। और इससे जब पॉलीमर बनता है तो वो कौन सा बनता है, पॉली आइसोप्रीन। ये भी याद रखना कि प्राकृतिक रबर के अंदर जो आइसोप्रीन है वो दो फॉर्म में जुड़ती है, सिस फॉर्म में और ट्रांस फॉर्म में। तो देखो मैं इसको दोनों तरीके से लिख रहा हूँ, दो तरीके से जुड़ेगी। एक तो किससे जुड़ेगी, सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस पॉली आइसोप्रीन। और एक किस प्रकार से जुड़ेगी, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। जब सिस पॉली आइसोप्रीन होगी तब हम उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल रबर बोलते हैं। और जब ट्रांस पॉली आइसोप्रीन होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, गट्टा पारचा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गट्टा पारचा बोलते हैं। तो एक बार पूरा का पूरा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। जो नेचुरल रबर, कैप रबर जो अपने को प्राप्त हुआ था, वो जो कैप रबर था उसका अगर अपने को पूछे कि रासायनिक संगठन क्या है तो वो क्या होता है, C5H8 की होल N, यानी कि अपना पॉलीमर जो होगा वो होगा। लेकिन अपने से पूछे कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी तो इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, आइसोप्रीन। क्या होगी, आइसोप्रीन। और बहुत सारी आइसोप्रीन जुड़ जाएंगी तो क्या बनेगा, नया पॉलीमर बनेगा जिसको हम क्या कहेंगे, पॉली आइसोप्रीन। और पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। और ये किस फॉर्म में जुड़ता है, दो फॉर्म में जुड़ता है, एक तो सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। सिस फॉर्म वाले को बोलेंगे नेचुरल रबर और ट्रांस फॉर्म वाले को क्या बोलेंगे, गट्टा पारचा। जैसे अपने को कोई ये कहे कि ये अपने पास आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन से पॉली आइसोप्रीन कैसे बनता है, तो इसके हम क्या लेंगे, N यूनिट लेंगे। और जहाँ पर मैंने आपको बताया जब भी पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो जितने भी पाई बॉन्ड है उन सबको हटा दो। तो मैंने यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को हटाया तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया। इस डबल बॉन्ड को हटाया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री हो गया। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्डिंग बनाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CCH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वैलेंसी क्या रह जाएगी, फ्री रह जाएगी। और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, N लगा देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन। तो ये अपनी आइसोप्रीन थी तो ये क्या हो जाएगी, पॉली आइसोप्रीन हो जाएगी। और पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं, जिसका रासायनिक संगठन हम लिखते हैं C5H8 N का होल है N, जो मैंने इसके आगे लगाया है। तो ये अपना पॉली आइसोप्रीन बना। ये भी दो फॉर्म में होगा, एक सिस फॉर्म में होगा और दूसरा किस फॉर्म में होगा, ट्रांस फॉर्म में होगा। एक बार हम इसको सिस फॉर्म में लिखते हैं और एक बार किस फॉर्म में लिखते हैं, ट्रांस फॉर्म में।
जब सिस फॉर्म में लिखेंगे तब तो अपने पास क्या आएगा, नेचुरल रबर। ट्रांस फॉर्म में होगा तब क्या लिखेंगे इसको, गट्टा पारचा। सिस फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप कहाँ आते हैं, सेम साइड में आते हैं। और ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, सेम ग्रुप कहाँ आते हैं, अपोजिट साइड में आते हैं, तब हम उसको क्या कहेंगे, गट्टा पारचा यानी कि ट्रांस पोली आइसोप्रीन कहेंगे। तो देखो सिस फॉर्म किस प्रकार से लिखेंगे, CH2 ये जुड़ा हुआ है C से, इस C से जुड़ा हुआ है CH3, डबल बॉन्ड C से, C के साथ में क्या जुड़ा हुआ है अपने पास, CH2 और एक H। ये CH2 इस C से जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है CH3, डबल बॉन्ड इस C के ऊपर एक क्या जुड़ा हुआ है H और एक क्या जुड़ा हुआ है CH2। तो CH2 को ऊपर और H को कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, क्योंकि सेम ग्रुप कहाँ होने चाहिए, सेम साइड में होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, सेम साइड में सेम ग्रुप आएंगे तब हम उसको क्या कहेंगे, सिस फॉर्म कहेंगे। सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर इसके आगे जुड़ जाएगी, ये CH3 डबल बॉन्ड C CH2 H इस प्रकार से, फिर ये CH2 C CH3 डबल बॉन्ड C CH2 H। तो यहाँ पर अपने पास सारे के सारे सेम ग्रुप हैं, वो सेम साइड में आते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस पोली आइसोप्रीन। सिस पोली आइसोप्रीन जिसको हम बोलते हैं नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। तो ये अपने पास आ गया नेचुरल रबर। अगर यही किस में आता है, ट्रांस पोजिशन में, ट्रांस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में आता है, ट्रांस फॉर्म में आता है, तब हम इसको क्या कहते हैं, गट्टा पारचा कहते हैं। तो ट्रांस फॉर्म में लेके आएंगे कैसे, CH2 C डबल बॉन्ड, इसके साथ CH3 डबल बॉन्ड C, H ऊपर कर देंगे और CH2 किधर कर देंगे, नीचे कर देंगे। तो एक CH2 है वो ऊपर और एक CH2 है वो कहाँ आया, नीचे आया, यानी कि अपोजिट साइड में आया, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस पोली आइसोप्रीन। तो इस CH2 को मैं घुमा दूंगा ऐसे, तो ये CH2 नीचे, ये C CH3 डबल बॉन्ड, ये CH2, ये H, ये CH2H। तो देखो ऊपर आया CH2, इसी कार्बन का CH2 कहाँ आया, नीचे से वाली साइड में आया। कहाँ आया, नीचे वाली साइड में। यहाँ पर इसका नीचे वाली साइड में आया, तो ये CH2 कहाँ आया, ऊपर वाली साइड में। दोनों कहाँ है, अपोजिट साइड में है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस पोली आइसोप्रीन। ट्रांस पोली आइसोप्रीन। और ट्रांस पोली आइसोप्रीन का दूसरा नाम क्या होता है, गट्टा पारचा। क्या होता है, गट्टा पारचा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपने पास एक तो सिस पोली आइसोप्रीन प्राप्त होता है और एक क्या प्राप्त होता है, ट्रांस पोली आइसोप्रीन प्राप्त होता है, जिसको एक को हम नेचुरल रबर कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, गट्टा पारचा कहेंगे। एक बार मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो नेचुरल रबर को हम कैसे प्राप्त करते हैं। रबर का पेड़ जो है, इंडिया में 2 प्रकार के रबर के पेड़ होंगे, एक तो गट्टा पारचा होगा, एक क्या होगा, हेविया ब्रेसिकियस होगा। जब दोनों रबर के पेड़ में से कौन से भी हम क्या करते हैं, उसके टहनी के या फिर उसकी कोई ब्रांच के या फिर क्या कहें उसके स्टेम यानी तने के क्या लगाते हैं, तिरछा कट लगाते हैं, तो वहाँ पर एक दूध जैसा लेटेक्स पदार्थ क्या निकलता है, बाहर निकलता है। उस लेटेक्स पदार्थ जो बाहर निकला है, वहाँ से हम क्या करते हैं, उस लेटेक्स दूध जैसे पदार्थ को इकट्ठा करते हैं एक पोट में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। पानी मिलाकर उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट यानी कि उस लेटेक्स पदार्थ को पतला करते हैं। फिर उसके अंदर 1% एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। तो जब उसके अंदर एसिटिक एसिड मिलाते हैं 1%, तो जितने भी अपने पास रबर के कोलाइडी पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, उस पोट के पेंदे में बैठ जाते हैं। वहाँ से उसको क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और उस रबर को हम क्या कहते हैं, कैप रबर कहते हैं, जिसका रेजिस्टेंस पावर एंड उसका इलास्टिक पावर जो है वो बहुत ही कम होता है। अब वो जो अपने पास रबर प्राप्त हुआ, उसका कोई पूछे कि उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो हम क्या कहेंगे, C5H8 की होल N। इसका मतलब वो पॉलीमर है, N उसके हमने आगे लगाया इसलिए वो पॉलीमर है। अगर अपने से पूछे उसका मोनोमर यूनिट क्या, तो हम क्या कहेंगे, उसकी मोनोमर यूनिट जो है वो क्या है, आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन का इस प्रकार से उसका फॉर्मूला रहेगा। अपने पास ये वाला उसका क्या रहता है, फॉर्मूला रहता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका क्या रहता है, आइसोप्रीन का फॉर्मूला रहता है। और ये जो आइसोप्रीन है, इसकी N यूनिट आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, पॉली आइसोप्रीन बनाती हैं। इस पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। लेकिन ये भी कितने फॉर्म में होता है, 2 फॉर्म में होता है, एक तो सिस पोली आइसोप्रीन में और एक ट्रांस पोली आइसोप्रीन में। सिस पोली आइसोप्रीन का मतलब है कि सेम ग्रुप कहाँ होंगे, सेम साइड में होंगे। ट्रांस पोली आइसोप्रीन का मतलब है कि सेम ग्रुप कहाँ होंगे, अपोजिट साइड में होंगे। तो जब अपने पास सिस पोली आइसोप्रीन की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर सेम ग्रुप सेम साइड में आते हैं। तो सिस आइसोप्रीन को हम क्या कहते हैं, नेचुरल रबर कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल रबर।
ठीक इसी प्रकार से अगर अपने पास ये ट्रांस पोजीशन पे आते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन कहेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गट्टा पार्चा रबर कहते हैं, गट्टा पार्चा रबर कहते हैं। तो अपने पास दो तरीका का क्या प्राप्त हुआ, रबर, एक तो नेचुरल रबर और एक है गट्टा पार्चा रबर, जिसकी अपने पास मोनोमर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। अब इसका इलास्टिक नेचर और रेजिस्टेंस पावर क्या रहती है, कम रहती है। तो इसका इलास्टिक नेचर और रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए चार्ल्स गुडईयर नामक साइंटिस्ट ने इसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाने के लिए और साथ साथ में इसका इलास्टिक करैक्टर बढ़ाने के लिए इसका क्या किया, वल्केनाइजेशन किया। क्या किया, वल्केनाइजेशन, यानी कि वल्नीकरण किया। तो वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी अपने पास आर्टिफिशियल जितने भी रबर आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अपने लेबोरेटरी में बनाए गए रबर हैं, जैसे ब्यूना एस, ब्यूना एन और अपने पास ABS रबर, PIB रबर, वो सारे रबर जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।